हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया कि इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं? केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इन सभी की क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक मान लो भाई बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, तो आज आपके सारे कंफ्यूजन क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे कि भाई कैसे मान लो एक एटम के मास को साइंटिस्ट ने उस वक्त क्या किया था, डिफाइन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये मान लो समझने से पहले कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उससे पहले उसका बेस पॉइंट जिसे हम एवोगैड्रो लॉ कहते हैं, एवोगैड्रो लॉ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मान लो जब मैं बात कर रहा हूं कि भाई हम इस टॉपिक में एक एटम का मास फाइंड करेंगे, तो एक एटम का मास उस वक्त जब साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था तब कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं थी कि भाई एक एटम का मास वे क्या कर सके, फाइंड कर सके। ठीक है, तो उन्होंने एक मान लो क्या है तरीका लगाया। उस वक्त एवोगैड्रो लॉ क्या था, मान लो वैलिड था, एवोगैड्रो लॉ मतलब इन्वेंट हो चुका था। उसके बिहाफ से उन्होंने क्या किया, मान लो एटम्स के मास को वन बाय वन, है ना, एक एक एटम के मास को क्या किया, डिफाइन किया। कैसे किया, चलो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। ठीक है, तो हेडिंग डालो सबसे पहले, एवोगैड्रो लॉ तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, बट वहां से ही हम शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से ही यही एक्चुअल में बेस है। इससे ही पता चलता है कि भाई आपका मतलब कैसे मान लो मास ऑफ क्या है, वन एटम क्या हुआ, डिफाइन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले एवोगैड्रो लॉ की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि भाई मान लो दो गैसेस हैं, मान लो एक ए है, मान लो दूसरी गैस कौन है, बी है। ठीक है, तो दोनों का हम सेम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो इसका 10 लीटर वॉल्यूम लेते हैं, इसका भी 10 लीटर वॉल्यूम लेते हैं। अगर दोनों का 10 लीटर वॉल्यूम लो तो सिंपल सी बात है कि भाई इन दोनों की कंडीशन भी क्या रखो, सेम रखो। ठीक है, इनकी फिजिकल कंडीशन भी हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। उन्होंने कहा था उस वक्त कि जब फिजिकल कंडीशन सेम रखें तो सर वो कौन सी कंडीशन होती है, जैसे मान लो कि भाई इनका टेम्परेचर हो गया, इनका प्रेशर हो गया, ये भी हमने क्या रखना है, सेम रखना है। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रखें और दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी हम क्या रखें, सेम रखें, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि भाई इनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। ठीक है, तो जैसे ए के जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे या बी के जो भी नंबर ऑफ क्या होंगे मॉलिक्यूल, उनकी वैल्यू भी क्या होगी, आपकी सेम होगी। अगर इसमें एन मॉलिक्यूल होंगे तो इसमें भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, एन क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो ये एवोगैड्रो लॉ है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको समझाया है। बट यहां से मान लो हमने शुरू करना है क्योंकि हमने टॉपिक समझना है, इसका बेस मान लो टॉपिक का बेस किससे हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास, इस टॉपिक से ही हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देखते हैं ना। तो ये तो बात आपको समझ आ गई कि अगर मान लो इसमें एन मॉलिक्यूल होंगे, ए मान लो कोई सब्सटेंस है ना, 10 लीटर सब्सटेंस है, उसमें एन मॉलिक्यूल होंगे। सर 10 लीटर सब्सटेंस में तो बहुत ज्यादा पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसीलिए मैंने लेट कर लिया एन मॉलिक्यूल। इसमें भी लेट कर लिया कि भाई क्या मॉलिक्यूल होंगे, एन मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो अगर ए की जगह पर मैं हाइड्रोजन मानूं, तो मान लो इसकी जगह पर मैं नाइट्रोजन मानूं, तो सर चलो नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीजन मानूं, तो मुझे पता है सर कि भाई दोनों में है ना, ये अगर ऑक्सीजन है, ये अगर हाइड्रोजन है, अगर इसके भी एन मॉलिक्यूल है, इसके भी एन मॉलिक्यूल है, अगर इनके मॉलिक्यूल सेम होंगे तो इनके एटम भी क्या होंगे, सेम होंगे। वो कैसे सर, अभी बताते हैं। मुझे पता है सर कि एक मॉलिक्यूल है ना, इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सर मुझे पता है कि भाई एक मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन। इसमें कितने एटम है, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है। तो इसका मतलब सर एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम, 2 एटम। तो मुझे पता है सर कितने इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, एन मॉलिक्यूल होंगे, मतलब इन दोनों में सेम होंगे। हमें नहीं पता कि कितने होंगे, हमने लेट कर लिया कि भाई एन होंगे। तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे, तो सर एन मॉलिक्यूल में क्या होंगे। तो आपने यूनिटरी मेथड बार बार अपनी वीडियो में समझाया सर पिछली में कि अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा हो, है ना, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा हो तो ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होती है। तो इसका मतलब इसमें कितने एटम होंगे, 2 एन क्या होंगे, एटम होंगे, है ना, कि भाई इसमें कितने एटम, एन मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 2 एन एटम होंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर एन इसके मॉलिक्यूल है
है ना। तो इसके एटम कितने होंगे, 2n क्या होंगे, इसमें भी एटम होंगे और 2n क्या होंगे, इसमें भी एटम। क्यों, इसमें भी देखो दो ही मॉलिक्यूल है, मान लो एक मॉलिक्यूल में दो ही एटम क्या है, प्रेजेंट है। तो सर इसमें भी इतने ही एटम, इसमें भी इतने ही एटम। तो यहां से समझना क्या है कि भाई जब भी हम सेम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं दो चीजों का, उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं, नंबर ऑफ एटम भी क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, अगर उनका वॉल्यूम क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये बात यहां से जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल के तौर पर, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम और उसमें नंबर ऑफ एटम भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसीलिए मैं वर्ड यूज करूंगा पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये देखो मॉलिक्यूल भी सेम है और एटम भी सेम है। तो चलो सर ये बात तो हमें समझ आ गई कि भाई जब भी मान लो आप सेम वॉल्यूम कंसीडर करते हो दो गैसेस का, उनमें मान लो उनकी फिजिकल कंडीशन सेम रखते हो, टेम्परेचर प्रेशर सेम रखते हो, तो क्या होता है उनमें नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, अगर सेम नेचर की आपकी क्या हो, गैस हो। ठीक है, तो फिर मुझे पता चल गया। तो अब सर इससे कैसे पता चलेगा कि भाई एक एटम का मास, आपने कहा है कि भाई हम तो एक एटम का मास डिफाइन करेंगे, मतलब उस वक्त साइंटिस्ट ने एक एटम का मास डिफाइन किया था, किससे किया था, एवोगैड्रो लॉ से किया था। तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि एक एटम का मास कैसे डिफाइन होगा। अब यहां से आगे बात करते हैं, शुरू करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि एक एटम का मास कैसे क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। चलो शुरू करते हैं कि भाई ये बात तो मेरे को समझ आ गई, अब मेरे को एक बात का और आंसर दो, है ना, एक बात का और आंसर दो। मान लो आपके पास दो पॉलीथीन है, एक पॉलीथीन है दूसरा पॉलीथीन है, दोनों का वॉल्यूम सेम, मान लो दोनों मान लो एक बराबर है, दोनों पॉलीथीन क्या है, एक बराबर है। मान लो इसका वॉल्यूम भी मान लो 10 लीटर मान लिया, इसका वॉल्यूम है ना 10 लीटर, वॉल्यूम तो समझ दो, इसके अंदर स्पेस कितना है, 10 लीटर स्पेस है, मान लो खाली, इसके अंदर भी 10 लीटर स्पेस है। इन दोनों में अगर मैं क्या करूं, मान लो पत्थर भरूं, कितने कितने किलो के पत्थर भरने हैं सर, मान लो इसमें मान लो 5 पत्थर भरने हैं, मान लो 10 किलो के, 10 किलो का एक पत्थर भरा इसके अंदर, तो इसके अंदर कितने, मान लो फिर से 5 ही पत्थर भरने हैं, इसमें कितने किलोग्राम के पत्थर भरने हैं सर, 5 किलोग्राम के पत्थर। तो मैं आपसे पूछूं, देखो दोनों का मान लो वॉल्यूम हमने सेम रखा, तो मान लो कि ये दोनों को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनकी फिजिकल कंडीशन भी क्या है, सेम है, इनका टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है, सेम है। तो चलो मान लिया सर कि टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है और इनका वॉल्यूम भी सेम है। तो मैंने जब इसमें पत्थर बने तो मैंने आपसे पूछू कि भाई इसमें कितना बार है, तो सर एक का वेट अगर 10 है तो 5 का क्या होगा, ज्यादा ही होगा, तो इसका मतलब 10 गुना 5, इसका मतलब 50 किलोग्राम होगा, पूरा वेट है ना, पूरा वेट कितना होगा, 50 किलोग्राम होगा। तो इसमें सर 5 किलोग्राम का एक पत्थर है, एक पत्थर का मतलब वैल्यू 5 किलोग्राम और 5 की क्या होगी सर, ज्यादा ही होगी, तो कितनी होगी, 5 × 5 25 किलोग्राम क्या होगा, पूरे का क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, तो यहां से समझना क्या है, ध्यान से समझो, ऐसे ही एवोगैड्रो लॉ में होता है कि देखो इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है कि ए और बी की बात कर रहे हैं, इनके पार्टिकल भी अलग अलग होंगे, चाहे इनका वॉल्यूम क्या है, सेम है, बट इनमें पार्टिकल अलग अलग है। तो पार्टिकल अलग अलग है, उनका बार जो होगा, उनका जो मास होगा या वेट होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल से ये बात समझनी थी कि जब भी कभी सेम वॉल्यूम कंसीडर करते हो, उसमें पार्टिकल तो अलग अलग होंगे, हम दो डिफरेंट मान लो पार्टिकल मान रहे हैं या दो डिफरेंट गैसेस मान रहे हैं, अगर दो डिफरेंट गैसेस मान रहे हैं तो दो डिफरेंट गैसेस का जो मतलब वेट होगा या जो मास होगा वो क्या होगा आपका सर, डिफरेंट होगा। ये हमें पता चल गया इस एग्जांपल से। ठीक है, तो इसी बात को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आगे, इसके बाद की बात करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने ना, मान लिया कि भाई इसमें कितने पार्टिकल थे, मेरे को पता सर कि भाई आपने एग्जांपल भी समझा दी, और इसमें अब मानना है कि भाई मान लो, है ना, इसमें कितने पार्टिकल है सर, n पार्टिकल है, आपने बता दिया। पार्टिकल मतलब एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, इसमें भी n क्या है सर, पार्टिकल है, दोनों में n क्या है, पार्टिकल है। तो मान लेते हैं अब इसमें अगर n पार्टिकल है तो मुझे पता सर इसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल होंगे। मान लो एक का मान लो मास मैंने कहना कितना लेट कर लिया, m1 क्या कर लिया लेट इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है सर कि भाई पार्टिकल अलग अलग तो उनका मास भी अलग अलग ही होगा, तो इसको m1 लेट कर लिया, और इसके अंदर जो एक पार्टिकल है, मतलब होंगे तो बहुत सारे, एक का मैंने लेट कर लिया, इसका मास कितना होगा सर, m2 क्या होगा, मास होगा। ठीक है, तो पहले के एक पार्टिकल का मास मैंने क्या लेट कर लिया, m1, दूसरी गैस के एक पार्टिकल का मास मैंने कितना लेट कर लिया, m2 क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो सर मुझे पता चल गया कि इसका पार्टिकल का मास m1 है, इसके पार्टिकल का मास m2 है। तो आगे बात करते हैं, देखो ध्यान से, अगर एक पार्टिकल का मास m1 है तो यहां पे लिख लो कि भाई एक पार्टिकल
हैज मास, है ना, एक पार्टिकल हैज मास कितना m1। तो मुझे पता सर इसमें कितने पार्टिकल आपने बताया, लेट किया n पार्टिकल, तो इसका मतलब n पार्टिकल का मास क्या होगा सर, मुझे पता है कि एक से n ज्यादा है, तो जब भी ज्यादा हो यूनिटरी मेथड से इधर इसका मास कितना होगा m1 इंटू क्या होगा n होगा। तो यह अगर इधर ऐसे होगा तो इधर भी तो ऐसे ही होगा। इसमें भी देखो एक पार्टिकल का मास हमने कितना माना है, एक पार्टिकल का मास हमने माना है सर m2 माना है, तो इसमें भी सेम पार्टिकल है एवोगाड्रो लॉ से, तो इसका मतलब एक पार्टिकल का मास m2 हुआ तो n पार्टिकल का मास कितना होगा सर m2 इंटू क्या हो गया n हो गया। सर मुझे क्लियर हो गया कि भाई दोनों का मास पता चल गया कि इसका जो मान लो 10 लीटर में इसका जो मास होगा टोटल वो कितना होगा m1 इंटू n होगा, इसका टोटल मास कितना होगा सर m2 इंटू क्या होगा n होगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, मान लो साइंटिस्ट ने मान लो जो उस वक्त ये एक एटम के मान लो एक एटम के मास को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि भाई जब दोनों का मास निकाला और दोनों के मास को क्या किया डिवाइड किया। ठीक है, तो इधर मैं मान लो आपको करके बता रहा हूं, ठीक है, यहां से ध्यान से देखना, यहां से ही आपको क्या होगा क्लियर होगा कि कैसे किसी चीज का मान लो एक एटम का एटॉमिक मास क्या किया गया डिफाइन किया गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मान लो इसका ये देखो ये n पार्टिकल का मास है, n पार्टिकल मतलब इसके अंदर n पार्टिकल है, तो इसका मतलब a का टोटल मास हो गया। तो इधर लिखो कि भाई टोटल मास ऑफ क्या हो गया A हो गया, तो टोटल मास ऑफ A कितना है सर, इसके अंदर n पार्टिकल, तो टोटल मास कितना है m1 इंटू क्या हो गया n हो गया, ये A का टोटल मास हो गया, तो ये किसका हो गया B का टोटल मास हो गया, तो टोटल मास ऑफ क्या लिख दिए B लिख दिए, वो किसके बराबर हो गया सर m2 इंटू क्या हो गया n हो गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 माना, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो सर दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे को पता है टोटल मास ऑफ क्या होगा A अपॉन, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड हो गई, टोटल मास ऑफ क्या होगा सर B होगा इज इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो गई, m1 अपॉन n हो गया, m2 अपॉन क्या हो गया n हो गया। तो ध्यान से देखिए सर मुझे पता है कि भाई n के साथ n कैंसिल आउट हो गया, तो अगर n के साथ n कैंसिल आउट हो गया तो उसके बाद सर क्या पता चला यहां से, चलो इसे मिटाते हैं फिर समझते हैं कि भाई इससे क्या पता चला। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से बहुत मतलब प्यारी बात समझ में आने वाली है जिससे आपको सारे डाउट क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये टोटल मास है, तो इधर फिर से लिख लेते हैं टोटल मास ऑफ क्या हो गया, मान लो गैस A हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया टोटल मास ऑफ क्या हो गया गैस B हो गया, है ना, B हो गया इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, m1 किसका मतलब मास था, m1 तो हमने एक पार्टिकल का मास लेट किया था, या एक पार्टिकल मान ले एटम मान ले तो एक एटम का मास लेट किया था, m2 हमने क्या किया था B के एक एटम का मास लेट किया था। तो एक्चुअल में जब टोटल मास की रेशियो निकाली गई, मतलब इसके 10 लीटर के मास के इसके 10 लीटर मास की रेशियो निकाली गई, एक्चुअल में वो रेशियो किसके बराबर आई, इसके एक एटम के मास के इसके एक एटम के मास के क्या आई बराबर आई। ठीक है, तो यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई मास ऑफ क्या होगा, है ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ क्या होगा A होगा, तो यहां पर क्या होगा मास ऑफ क्या होगा वन एटम ऑफ क्या होगा B होगा। ठीक है, तो ये बात अच्छी तरह से समझो कि भाई क्या हुआ है ना, एवोगाड्रो लॉ अप्लाई किया, एवोगाड्रो लॉ से देखो एक रिजल्ट बहुत प्यारा यहां से निकला जिसके विद रिस्पेक्ट टू ही हम सभी मास क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान से, टोटल मास ऑफ A मतलब 10 लीटर का जो मास था उसका 10 लीटर का जो मास था इसका, इन दोनों की जब रेशियो निकाली तो देखा कि भाई इन दोनों की रेशियो किसके बराबर आई, मास ऑफ वन एटम ऑफ A मास ऑफ वन एटम ऑफ B। तो इसका मतलब अगर हम मान लो जो पारी है ना, मतलब 10 लीटर का वेट तो हम मतलब उस वक्त भी साइंटिस्ट मेजर कर ही सकते थे, 10 लीटर बहुत ज्यादा होता है ना, 10 लीटर बहुत ज्यादा होता है। अगर 10 लीटर को मान लो वेइंग मशीन, उस वक्त भी तो कोई ना कोई वेइंग मशीन होगी, मतलब एक एटम का मास तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाए क्योंकि एक एटम का मास बहुत छोटा था। एक एटम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो 1/10 की पावर 10 ऐसा। तो इसका मतलब ये आप खुद महसूस कर सकते हो कि ये मास बहुत ज्यादा क्या है, ये डॉट से भी क्या होगा छोटा होगा। तो इसके लिए उस वक्त क्या है कोई ऐसी मान लो इंस्ट्रूमेंट नहीं था, डिवाइस नहीं था जो इसका ये सिंगल एटम का मास क्या कर सके मेजर कर सके। बट ये तो होगा कि भाई ज्यादा कोई मान लो कोई ज्यादा चीज है उसका मास तो इजीली मेजर किया जा सकता था उस वक्त भी, है ना। जैसे मान लो हम दुकान पर जाते हैं तो चलो आजकल तो
मतलब हम तो छोटे छोटे एटम नहीं लेने जाते, मान लो हम चीनी लेने जाते हैं ना, चीनी लेने जाते हैं तो चीनी का वेट तो हम मेजर कर सकते हैं, वो मतलब ग्रोसरी स्टोर पर जाकर वेइंग मशीन पर। उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने क्या किया कि भाई 2 वेइंग मशीन ली, मान लो एक ये ली, एक वेइंग मशीन क्या ली, ये ली, है ना, ये वेइंग मशीन हो गई। तो इसका मतलब इधर भी उन्होंने वेइंग मशीन रखी जो ज्यादा वेट है ना, एक एटम का वेट नहीं, ज्यादा वेट क्या कर सकती हो, मेजर कर सकती हो। उन्होंने क्या किया कि भाई दोनों की वेइंग मशीन ली और उन्होंने 10 लीटर किसको लिया, ए को 10 लीटर लिया, है ना, 10 लीटर तो समझते हो, 10 लीटर में आपको पता है सर बहुत सारा मास होगा, तो इधर भी 10 लीटर लिया, तो उसको क्या कर लिया, वेइंग मशीन पर इजीली क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो देखा गया कि इसका कुछ ना कुछ मास आया होगा, इसका कुछ ना कुछ मास आया होगा। मान लो इसका मास आया 10 लीटर का मास आया x, इसका 10 लीटर का मास आया y। तो जब इन्होंने दोनों मतलब टोटल, ये टोटल मास ऑफ ए हो गया, ये टोटल मास ऑफ बी हो गया, तो इसका मास x आया तो y आया। जब इनकी रेशियो निकाले वो एक्चुअल में किसके बराबर आया, मास ऑफ क्या आया, 1 एटम आया, मास ऑफ, मान लो 1 एटम लिख लो, मास ऑफ 1 एटम आया और मास ऑफ क्या आया, 1 एटम ऑफ क्या आया, बी आया ना। ये ए का मास था, एक्स ए था, ये बी का मास था। तो जब इन दोनों की रेशियो निकाली, देखो टोटल मास की रेशियो निकाले, एक्चुअल में वो किसके बराबर आया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ बी के क्या आया, बराबर आया। इन दोनों की रेशियो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या हो गया, बी हो गया। तो सर मुझे पता चल गया कि एक एटम का मास और दूसरे एटम का मास कितना होगा, यहां से मुझे क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूं कि भाई मान लो उस वक्त अगर मान लो 10 लीटर का मास है ना, उस वक्त अगर 10 लीटर का मास मान लेते हैं, ठीक है, ये ए जो है इसका मास अगर 2 किलोग्राम आया होता उस वक्त, है ना, तो फिर इसका मास क्यों कितना आया होता, मान लो अगर 2 किलोग्राम आया होता तो इसका मास, मान लो इसे मैं हाइड्रोजन मान लेता हूं, इसे मैं क्या मान लेता हूं, ऑक्सीजन, अगर इसका मास 2 किलोग्राम आया होता तो इसका मास हमेशा कितना आया होना था, मान लो 32 क्या आया होना था, किलोग्राम। सर उसके बाद इसका मास अगर मान लो 4 किलोग्राम आया होता तो इसका मास सर कितना आया होना था, इसका मास आपका आया होना था 64 किलोग्राम आना था। अगर इसका 8 किलोग्राम आता तो इसका मास कितना आना था सर, मान लो इसका मास 128 किलोग्राम आना था। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि भाई इतना इतना मास आएगा, दिमाग से सोचो कि एक्चुअल में हमें पता तो है, मतलब उस वक्त साइंटिस्ट को एक्चुअल में मान लो वेट तो नहीं पता था दोनों एटम का, बट ये तो मतलब कैलकुलेट किया जा सकता था कि भाई एक एटम के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे का वेट कितना होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अब तो हमें पता है कि भाई 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो सिंपल सी बात है उन दोनों की जो रेशियो आई होगी वो किसके बराबर आई होगी ना, किया तो हमने इनडायरेक्टली टोटल मास को डिवाइड किया, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों की रेशियो देखो ध्यान से, अगर 2 और 32 को डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा 1/16, 4 और 64 को डिवाइड करेंगे तब भी 1/16, 8 और 128 को डिवाइड करोगे तब भी कितना आएगा 1/16 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो मान लो पहला जिसे हम हाइड्रोजन माना है, हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा क्या होता है 16 टाइम्स क्या होता है ज्यादा भारी होता है। ठीक है, तो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेट आएगा, उस वक्त चाहे साइंटिस्ट को नहीं पता था, बट एक्चुअल में अब अगर दिमाग लगाए तो मुझे पता है सर कि हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से 16 गुना ज्यादा भारी होता है, तो उस वक्त भी तो 16 गुना ज्यादा भारी होगा, उस वक्त कम थोड़ा ना होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हमेशा क्या होता है 16 गुना क्या होता है ज्यादा भारी। अगर देखो ये 2 किलोग्राम होगा तो ये 32 किलोग्राम, 10 लीटर का बाद 2 किलोग्राम, इसका 32 किलोग्राम आया होगा। अगर इसका 4 किलोग्राम उस वक्त आया होता तो इसका 64 किलोग्राम, इसका 8 किलोग्राम, इसका 128। क्यों, क्योंकि मुझे पता है सर इन दोनों की रेशियो हमेशा क्या आनी है 1:16, क्योंकि मुझे पता है अगर इसका मास 1 होगा तो इसका मास हमेशा क्या होगा 16 ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है 16 गुना क्या होता है भारी होता है। ठीक है, तो वैसे ही मान लो ए तो मान लो हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट है ना, हाइड्रोजन ए को हाइड्रोजन मान लिया, ऑक्सीजन मान लिया। अगर मान लो कि भाई मैं ए को हाइड्रोजन ही रखता, यहां पर कोई और गैस रख देता, जैसे सल्फर रख देता, तो फिर रेशियो क्या आनी थी, तो फिर रेशियो आनी थी मास ऑफ क्या आना था 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या आना था आपका, मान लो कौन सा माना मैंने सल्फर, इन दोनों की रेशियो हमेशा क्या आनी थी 32 आनी थी। सर आपको कैसे पता चला कि भाई एक्चुअल में एक एटम जो मान लो हाइड्रोजन का होता है वो हमेशा क्या होता है 32 गुना क्या होता है ज्यादा क्या होता है भारी होता है। तो ऐसे उन्होंने क्या किया मान लो समझा। ठीक है, तो मान लो साइंटिस्ट ने उस वक्त उनके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, उन्होंने कैसे समझा कि हम कैसे किसी मान लो एटम का मास क्या करें कैलकुलेट करें। मान लो उन्होंने ये लॉ को क्या करा अप्लाई करा, इस लॉ से हमें क्या पता चला कि जब भी कोई टोटल मास ज्यादा मास हम वेइंग मशीन पर कैलकुलेट कर लेंगे और ज्यादा मास की जो रेशियो करेंगे वो हमेशा क्या होगी दोनों के एक एटम की रेशियो के क्या होगी
होगी, बराबर होगी। तो एक को हम फिक्स कर लेंगे, मान लो एक एटम जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को हम फिक्स कर लें, मान लें कि भाई ये हमने इसके विद रिस्पेक्ट टू सारे एटम कैलकुलेट करने हैं, तो भी सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। उसके विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 16 गुना भारी हो गया, इसके विद रिस्पेक्ट टू सल्फर जो हो गया 32। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन और सोडियम लेते तो यहाँ पे क्या आना था, 1 रेशो कितना आना था, 23। तो अगर इसका मास, मान लो यहाँ से ये समझ आता है कि अगर इसका मास 1 यूनिट हो, मुझे पता है ना कि अगर मान लो जो मैं रेशो लगाता हूं इसके साथ अगर यू लगाया तो इसका मास कितना होगा सर, 16 क्या होगा, यू होगा। इसका मास हाइड्रोजन का 1 यू होगा, तो ऑक्सीजन सल्फर का मास कितना होगा, 32 क्या होगा, यू होगा। तो यहां से मान लो हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू सभी एटम का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का वॉल्यूम लेके उनको डिवाइड करेंगे तो वहां से हमारे को पता चल जाएगा कि एक एटम के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे का कितना मास होगा। तो सर हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू ही कर सकते हैं, किसी के एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू कर सकते हैं। हाइड्रोजन की जगह मैं कोई और एलिमेंट रख दूं, यहां कोई और रख दूं, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू इसका वेट आ जाएगा, दोनों की कुछ ना कुछ रेशियो आएगी। तो अगर इसका मास उतना होगा तो उसके विद रिस्पेक्ट टू उसका मास क्या होगा, अलग होगा। तो इसका मतलब एक एटम के विद रिस्पेक्ट टू, अगर एक एटम को रेफरेंस रख दें, उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरे का मास कैलकुलेट किया जा सकता है। कहां से, एवोगैड्रो लॉ से। ध्यान से देखो कि एक मास का ऑफ एटम ए, मान लो ए एटम हमने फिक्स कर दिया, इसके विद रिस्पेक्ट टू बी एटम कोई भी रख ले, मान लो यहां पर सल्फर रखे, हाइड्रोजन रखे, ऑक्सीजन रखे, जो भी रखे, मतलब अगर यहाँ हाइड्रोजन रखा है, यहाँ पर सल्फर रख दो, ऑक्सीजन रख दो, सोडियम रख दो, लिथियम रख दो, पोटेशियम, उसके विद रिस्पेक्ट टू इसका मास कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग क्या होगा, एवोगैड्रो लॉ। तो यही साइंटिस्ट ने क्या किया, यूज किया, क्योंकि उस वक्त कोई भी टेक्निक उनके पास नहीं थी कि भाई एक एटम का मास कैसे निकाले। तो चलो मान लो फिर उसके बाद आपको समझ आ तो गया कि एक्चुअल में जो मास उन्होंने डिफाइन किए वो कैसे किए। उन्होंने टेक्निक लगाई कि भाई हम ज्यादा मान लो बार का क्या करेंगे, मतलब ज्यादा वॉल्यूम का क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे, उनको दोनों को डिवाइड करेंगे, वहां से दोनों के एक एक एटम के मास की क्या आ जाएगी, रेशो। तो एक एटम के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे एटम का मास क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे ऐसे ही मास उस वक्त क्या किए गए, कैलकुलेट किए गए। उन्होंने मान लो एक एटम को रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस मतलब उसके विद रिस्पेक्ट टू ही बाकी मास क्या किए, कैलकुलेट किए। ठीक है, तो ये बात तो यहां से समझ आ गई। अब यही बात मैंने बार बार अप्लाई करनी है, तो दिमाग में रखना। तो आगे बात करते हैं कि भाई कैसे उन्होंने सभी के एटॉमिक मास क्या किए, डिफाइन किए, मतलब सभी एटम के। तो यहां से सर ये तो क्लियर हो गया कि भाई एटम का मास उस वक्त एग्जैक्टली तो पता नहीं था कि भाई कितना होगा, बट यहां से ये पता चल गया कि उसका मास कैसे कैलकुलेट किया होगा कि एक एटम के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे का एटम का मास कितना होगा। ये यहां से क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से। तो चलो शुरू करते हैं सर कि किन्होंने, मतलब उस वक्त साइंटिस्ट ने मास कैलकुलेट करने के लिए किसे किसे रेफरेंस बनाया। तो सबसे पहले उन्होंने किसको रेफरेंस बनाया, हाइड्रोजन को ही क्या बनाया, रेफरेंस बनाया, कि हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू ही सभी मास क्या किए, कैलकुलेट किए। सर हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू ही क्यों किए, कोई और एटम भी तो ले सकते थे। इसके कारण क्या है, एक तो हाइड्रोजन क्या होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, तो लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का एलिमेंट है। दूसरा इसकी रिएक्टिविटी भी क्या है, थोड़ी ठीक ठाक ही होती है, मतलब ज्यादा चीजों से क्या करता है, रिएक्ट करता है ना। हाइड्रोजन भी मतलब ज्यादा कंपाउंड बनाता है, मतलब ज्यादा मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, बट इसके बहुत सारे कंपाउंड क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, ज्यादा कंपाउंड बनाएगा, तो जितने ज्यादा कंपाउंड बनाएगा उतने ही ज्यादा हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर सकते हैं, मासेस फाइंड कर सकते हैं दूसरे एटम का। सही है, तो मेरे को पता चल गया सर कि भाई हाइड्रोजन रेफरेंस क्यों यूज किया होगा। सबसे पहले लाइटेस्ट, उसके बाद रिएक्टिविटी। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। तो जब साइंटिस्ट ने क्या किया, मान लो इन दोनों, मान लो हाइड्रोजन को रेफरेंस माना, तो डिफरेंट डिफरेंट मास है ना, डिफरेंट डिफरेंट मास उन्होंने जब कैलकुलेट किए तो उन्होंने पाया कि जो मासेस आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं। फ्रैक्शन में या डेसिमल में क्या आ रहे हैं, मासेस आ रहे हैं। जैसे किसी मान लो ए एलिमेंट का मास आया हो 3.25 आ गया हो, दूसरे बी एलिमेंट का मास आ गया हो सर मान लो 4.5 आ गया हो, तीसरे सी एलिमेंट का मास आ गया होगा सर 6.47 आ गया होगा। ऐसे मास क्या आए, कैलकुलेट हुए जब उन्होंने हाइड्रोजन को रेफरेंस माना और हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे एटम को डिवाइड करते गए, दोनों के वॉल्यूम को, दोनों का मतलब बड़ा बड़ा मास लिया, दोनों को डिवाइड किया और एटम, एक हाइड्रोजन के एटम के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे एटम का मास कैलकुलेट करते गए। तो जब देखा तो सभी मास किस में आए, फ्रैक्शन में आए। तो सिंपल सी बात है सर, फ्रैक्शन को याद करना तो बहुत डिफिकल्ट है। मान लो फ्रैक्शन, इसीलिए क्या किया उन्होंने, फ्रैक्शन को मास आया तो जिन्हें याद करना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट
डिफिकल्ट हो गया, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मान लो अपना रेफरेंस क्या किया, चेंज किया। उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे फ्रैक्शन में इतने ज्यादा मास होंगे, इतने एलिमेंट होंगे, तो सभी फ्रैक्शन के मास याद करना तो बहुत डिफिकल्ट वाली बात है। तो फिर उन्होंने कोई एक और मान लो अपने रेफरेंस को चेंज करके देखा कि अगर रेफरेंस चेंज करें तो क्या मान लो मास फ्रैक्शन ना आकर होल नंबर में आते हैं या नहीं आते। तो सर आपके दिमाग में आएगा, अगर मान लो मास फ्रैक्शन में आए तो फिर कौन सा दूसरा रेफरेंस उन्होंने चेंज किया होगा, उन्होंने दूसरा रेफरेंस चेंज किया ऑक्सीजन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मतलब किसको रेफरेंस लिया, फिर ऑक्सीजन को रेफरेंस लिया। तो सर ऑक्सीजन को क्यों लिया होगा, ऑक्सीजन का मेन कारण है इसकी रिएक्टिविटी। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी इसका मेन कारण है। तो आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्या बनाता है, कंपाउंड लगभग हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो अगर रिएक्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, ज्यादा कंपाउंड होंगे, ज्यादा कंपाउंड होंगे, हर एक एलिमेंट के साथ कंपाउंड होंगे, तो फिर इसका मतलब ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू बाकी सभी का मास हम क्या कर सकते हैं, फिर इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो मान लो जब रिएक्टिविटी ज्यादा हो तो फिर इसके भी मास कैलकुलेट किए होंगे। तो जब उन्होंने ऑक्सीजन के भी मास उन्होंने क्या किए, कैलकुलेट करके दिए ना, ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू, ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एलिमेंट के मास है ना, डिफरेंट एलिमेंट के मास जब उन्होंने कैलकुलेट किए तो वो भी किस में आए सर, फ्रैक्शन में आए या किस में आए, डेसिमल में आए। ठीक है, तो इसका मतलब फिर से बात वही होगी, हाइड्रोजन को रखा तो हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू भी सभी मास फ्रैक्शन में आए थे या डेसिमल में आए थे। तो फिर मान लो ऑक्सीजन रखा, ऑक्सीजन में भी मास क्या आ रहे थे, फ्रैक्शन, और डेसिमल में क्या आ रहे थे, मास आ रहे थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने इसको मान लो उसके बाद मतलब उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि भाई क्यों इसके मास क्या आ रहे होंगे, डेसिमल में आ रहे होंगे, कि भाई डेसिमल में क्यों आ रहे होंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने तीसरा रेफरेंस लिया, तीसरा रेफरेंस किसे लिया, कार्बन। कार्बन किसको, मान लो कार्बन को रेफरेंस लिया, कार्बन के किसको रेफरेंस लिया, कार्बन 12 आइसोटोप को उन्होंने क्या लिया, रेफरेंस लिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर कार्बन 12 आइसोटोप, या आइसोटोप का मतलब क्या है, वहां तो आपने कुछ नहीं बोला कि भाई आइसोटोप, यही बात में मतलब एक्चुअली मेनली मतलब यही बात थी कि भाई जिसकी वजह से ये मास जो है मतलब बाकियों के मास जो है वो फ्रैक्शन में क्या है, आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो शायद आपको पता हो कि भाई कार्बन आइसोटोप का मतलब क्या होता है, कि भाई आइसोटोप ऐसे मान लो सेम एलिमेंट के क्या होते हैं, एटम होते हैं ना। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसे सर हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। जैसे क्या बोल रहे हो सर, सेम एलिमेंट मतलब कार्बन देखो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम। कार्बन का मान लो आइसोटोप होता है कार्बन 12, उसके बाद कार्बन का आइसोटोप होता है कार्बन 13, कार्बन का आइसोटोप होता है कार्बन 14। सर क्या मतलब क्या कि भाई इनका एटॉमिक नंबर है ना, इसका एटॉमिक नंबर लिखे 6 होता है, इसका भी 6 ही होता है, इसका भी 6। देखो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होता है सर। तो इसका मतलब क्या कि भाई उन्होंने क्या किया, कार्बन 12 को एज ए क्या लिया, आइसो मतलब रेफरेंस लिया। तो कार्बन 12 मतलब 12 तो एक एग्जैक्ट वैल्यू है, तो उन्होंने क्या किया कि एक एग्जैक्ट वैल्यू को क्या लिया, मान लो एज ए रेफरेंस कंसीडर किया। तो सर यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली होगी, तो यहाँ पे एक्चुअल में वो मान तो एग्जैक्ट वैल्यू दे दे, उन्हें पता नहीं था कि भाई एटम जो होते हैं वो आइसोटोप में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्हें जब नहीं पता था कि भाई एटम जो होते हैं वो आइसोटोप में एग्जिस्ट करते हैं, वो तो सोच रहे थे कि भाई ऑक्सीजन का मान लो जब वेट लेंगे वो 16 होगा, तो 16 के विद रिस्पेक्ट टू सभी निकालेंगे, बट वो तो फ्रैक्शन में आ रहे थे। यहाँ पे 1 के विद रिस्पेक्ट टू सभी निकालेंगे, फिर से वो डेसिमल में आ रहे थे। एक्चुअल में वो 16 के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, वो उनके आइसोटोप के विद रिस्पेक्ट टू उसे क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। जब उन्होंने ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किया, उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं था कि भाई आइसोटोप भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन जो होता है, मान लो ऑक्सीजन का मैं एलिमेंट लूं 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम मैं कहीं से ऑक्सीजन का एलिमेंट उठाऊं, एक्चुअल में उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन 16 में भी एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन 17 में भी एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन 18 में भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब 10 ग्राम में कुछ ना कुछ हिस्सा 16 का भी होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा 17 का भी होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा 18 का भी होगा। तो इसका मतलब एक एटम के विद रिस्पेक्ट टू थोड़ा हम मास निकाल रहे हैं, उन्होंने तो पूरा हिस्सा लिया होगा और पूरे हिस्से के विद रिस्पेक्ट टू एटम मतलब मास निकाला, किसी और एलिमेंट का मास निकालना शुरू किया होगा। तो एक्चुअल में इसमें कोई भी पूरा एग्जैक्ट 10 ग्राम में
ना तो 16 प्रेजेंट है, ना 17 प्रेजेंट है, ना 18 प्रेजेंट है, ये तीनों क्या है 10 ग्राम में क्या है प्रेजेंट है। तो फिर सिंपल सी बात है, जब उन्होंने कंपैरिजन किया होगा, उन्होंने इन तीनों के मास के साथ क्या किया होगा कंपैरिजन। तो जब इन तीनों के मास की एवरेज निकाली जाती है तो एवरेज जो मास होता है वो किस में आता है, डेसिमल में आता है। इनका जो एवरेज मास होता है वो किस में आता है, डेसिमल में आता है। अगर वो डेसिमल में आएगा तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो भी नंबर निकालेंगे वो भी क्या आएंगे, डेसिमल में आएंगे। तो सर यही बात यहाँ पर भी होगी, हाँ यहाँ पर भी यही बात एग्जिस्ट करती थी। हाइड्रोजन भी तो आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन हेलो H11 होता है जिसे प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम ट्रिटियम कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। तो जब इसका भी मास कंपैरिजन किया होगा तो इसका मतलब यहाँ पर भी तभी मासेस के आए थे, डेसिमल में आए थे। एक्चुअल में वो किसके साथ कंपैरिजन कर रहे थे, पूरे एलिमेंट के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। तो पूरे एलिमेंट का जो मास होता है वो सर किस में होता था, फ्रैक्शन में क्या होता था, मासेस होता था। अगर फ्रैक्शन में हो तो फिर इसका मतलब जिसके मतलब उसके विद रिस्पेक्ट टू बाकी एलिमेंट का मास भी क्या आएगा, फ्रैक्शन। तो फिर उन्होंने साइंटिस्ट ने यहाँ से दिमाग लगाया कि भाई हम क्यों ना करें कि पहले एक एलिमेंट को अलग कर लें ना, जहां हाइड्रोजन 1, चलो इसमें तो उन्होंने अलग नहीं किया, इसकी तो बात ही खत्म हो गई। उन्होंने कार्बन 12 को एग्जैक्ट वैल्यू मान लिया ना, कार्बन 12 मतलब 12 एक एग्जैक्ट वैल्यू है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू जब हम चीजों को मेजर करेंगे तो आंसर भी क्या आएंगे, या तो एग्जैक्ट आएंगे या एग्जैक्ट के नियर अबाउट क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो जब उन्होंने कार्बन 12 के साथ उन्होंने किसको रेफरेंस लिया सर, हेलो ये मैं तो आपको बताया 13 14 जो बताया ये तो आइसोटोप होते हैं। उन्होंने रेफरेंस किसको लिया, कार्बन 12 आइसोटोप को लिया, रेफरेंस लिया। तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई 12 ही क्यों कंसीडर किया, क्योंकि 12 एक एग्जैक्ट वैल्यू है। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू से उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू किया तो क्या हुआ, जो आंसर आए जहां डिफरेंट एलिमेंट के जो मास आए ना, डिफरेंट एलिमेंट के जो मास आए वो भी क्या आए आपके, या तो एग्जैक्ट आए है ना, या तो एग्जैक्ट आए या फिर क्या है, या फिर एग्जैक्ट के पास आए ना, एग्जैक्ट के पास उनकी क्या आई वैल्यू आई। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हुआ कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू को याद करना क्या होता है, आसान होता है। तो जब कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू सभी एलिमेंट का मास निकाला गया बाय यूजिंग एवोगैड्रो लॉ, तो क्या हुआ, उनके मास या तो एग्जैक्ट वैल्यू आए, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे मास आए, या फिर मान लो डेसिमल में आए बट एक्चुअल में 1.99 या मान लो 7.99 ऐसे क्या है मास आए, जिन्हें याद करना क्या था, आसान था, उसे हम एग्जैक्ट वैल्यू मान सकते थे। ठीक है, तो फिर इसका मतलब आपको यहां से समझ आया कि जब भी एक एटम का मास साइंटिस्ट ने उस वक्त फाइंड करना था वो हमेशा क्या किया, कंपैरिजन से किया। तो कंपैरिजन लास्ट में किसके साथ कंपैरिजन से किया, कार्बन 12 आइसोटोप के साथ कंपैरिजन किया। इसके मास के विद रिस्पेक्ट टू सभी के मास क्या किए, कैलकुलेट किए। ठीक है, तो ये आपकी पूरी थ्योरी थी कि भाई कैसे साइंटिस्ट ने मान लो कंपैरिजन के साथ बाकी मास को क्या किया, डिफाइन किया, सभी पीरियोडिक टेबल में मास को क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है, तो सर आपने अब बता दिया कि भाई कार्बन 12 को ही उन्होंने क्या माना रेफरेंस, और इसके विद रिस्पेक्ट टू ही सारे मास क्या किए गए, कैलकुलेट किए गए। अभी रुक जाओ, कार्बन 12 को आइसोटोप को ही रेफरेंस नहीं माना, इसके बाद इसको भी छोटा किया और उसे क्या माना, रेफरेंस माना। तो सर क्या बोल रहे हो, ये तो मतलब क्या हो गया, पहले उन्होंने इतना बड़ा किया, फिर आपने कह दिया कि कार्बन 12 को उन्होंने मान लो क्या रेफरेंस माना, अब आप कह रहे हो कि कार्बन 12 को भी नहीं माना। अब बात करते हैं कि कार्बन 12 को भी क्यों नहीं माना, कार्बन 12 है तो एग्जैक्ट वैल्यू, बट इसे एग्जैक्टली क्यों नहीं रेफरेंस माना, उसका भी एक कारण था। अब उसे समझते हैं, फिर किसे रेफरेंस माना, फिर उसे समझते हैं। तो बाकी डेफिनेशन डिफाइन करते हैं कि भाई क्या होता है रिलेटिव मास, क्या होता है या एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब कुछ डिफाइन करते हैं। चलो आपको पता चल गया कि भाई पहले कार्बन 12 को मतलब कार्बन 12 को ही क्यों उन्होंने मान लो क्या माना, मान लो रेफरेंस माना, जिसके विद रिस्पेक्ट टू सभी मास क्या किए, फाइंड किए। ये बात तो आपको क्लियर आ गई। बट कार्बन 12 भी मान लो अगर देखें है ना, कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। तो सर मुझे पता है कि कार्बन का मास 12, अगर 12 है तो हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन तो मुझे पता है सर, अब तो पता है, उस वक्त शायद नहीं भी पता हो, तो मान लो शायद ही मतलब उस वक्त नहीं पता था। हाइड्रोजन लाइट होता है, लाइट एलिमेंट होता है, कार्बन से हल्का एलिमेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका मास जो होगा वो हाइड्रोजन मतलब कार्बन से क्या होगा, कम ही होगा ना, इसका मास कार्बन से कम होगा। अगर 12 को मान लो 12 को इसमें कन्वर्ट करना होगा तो सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कार्बन का मास मान लो 12 अगर हो गया ना, कार्बन का मास क्या होगा
12 एग्जैक्ट हो गया। तो 12 के विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन तो लाइट होता है, लाइट मतलब हल्का होता है, उसका मास कम होगा। तो अगर कम होगा तो कितना होता है, वैसे अभी तो पता है, उस वक्त नहीं पता था, इतना होता है। अगर यहां से यहां पर जाना होगा तो कुछ ना कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर ये तो बात समझ आ रही है, तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो सभी कार्बन से हल्के थोड़ा होते हैं, कुछ कार्बन से हैवी एलिमेंट भी होते हैं, जैसे मान लो सोडियम। तो अब सर सोडियम का मास भी हमें पता है 23 होता है, तो 12 से 23 जाना, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो रही है कि भाई क्या करें, कार्बन से लाइट एलिमेंट पे जाएंगे फिर डिवाइड करेंगे, कार्बन से मान लो हैवी एलिमेंट पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि भाई मान लो झंझट ही खत्म हो जाए कि भाई डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला एक ही रह जाए, या तो डिवाइड करें या क्या करें, मल्टीप्लाई करें। यही साइंटिस्ट ने क्या लगाया, दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि क्यों ना इसे और छोटा और एक छोटी एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाए कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू सभी मास क्या किए जा सके, कैलकुलेट किए जा सके। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 1 कर दूं तो 1 से मान लो इसको कैलकुलेट करना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, 1 से इसको कैलकुलेट करना हो तो तब भी कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यही उन्होंने क्या लगाया, दिमाग लगाया कि भाई क्या 1 के साथ क्यों ना मान लो कार्बन 12 को मान लो 12 हिस्सों में डिवाइड कर दें और उस हिस्से को कुछ ना कुछ क्या दे दे, डेफिनेशन दे दे। तो यही आपका क्या है, एक्चुअल में AMU होता है। ठीक है, तो चलो उन्होंने क्या किया, कार्बन 12 की जगह पर इसे रेफरेंस नहीं माना, उन्होंने पहले कार्बन 12 के क्या किए, 12 क्या कर दिए, हिस्से कर दिए। ठीक है, तो कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 और 10 हो गए। ठीक है, और क्या हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे क्या हो गया आपका 12 हो गया। तो ध्यान से देखो उन्होंने क्या किया, मान लो यहाँ पे तो चलो अलग अलग बन गया, वैसे एक्चुअल में उन्होंने इसके 12 एग्जैक्ट क्या किए, हिस्से किए, और जो एग्जैक्ट हिस्से हुए उसी एक हिस्से को इन्होंने क्या कह दिया, 1 AMU कह दिया। तो क्यों, मान लो 12 हिस्से किए, वो मैंने आपको बताया कि क्यों किए, है ना, क्योंकि उसके साथ मास को कैलकुलेट करना, कई बार डिवाइड करना पड़ता था, कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ता था। उन्होंने इस चीज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने छोटी वैल्यू में कन्वर्ट किया, एग्जैक्ट वैल्यू में 1 AMU मतलब 12 हिस्से किए और एक हिस्से को नाम रख दिया, उसे उन्होंने क्या कहा, AMU कहा। तो बस यहाँ बात खत्म हो गई। एक्चुअल में जो भी मास हमारे पीरियोडिक टेबल में मतलब कैलकुलेट किए गए हैं, जितने भी एलिमेंट के, वो किसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किए गए थे, उस वक्त AMU के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किए गए थे। ठीक है, मतलब AMU के साथ मतलब AMU का कुछ बार ले लिया गया, कार्बन का कुछ बार ले लिया जा, उसके साथ डिवाइड किया गया एवोगाड्रो लॉ से, और उसके विद रिस्पेक्ट टू सभी मास क्या कर लिए गए, कैलकुलेट कर लिए गए। ठीक है, तो ऐसे एक्चुअल में सभी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का मास क्या किया गया, उस वक्त क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया। तो चलो आपको बात तो समझ आ ही गई है। तो अब आगे बात आती है कि सर 1 AMU क्या होता है, तो इसे डिफाइन कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट हो या इसे यूनिफाइड मास भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास भी कहते हैं। ये दोनों बातें सेम है, इसको U के साथ लिखते हैं, इसको AMU के साथ लिखते हैं। अगर U लिखा हो या AMU लिखा हो, दोनों बातों की आती हैं, सेम होती हैं। तो डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो ही रही है। देखो कार्बन 12 के, मान लो कार्बन 12 को किससे डिवाइड किया, उन्होंने 12 से डिवाइड किया, तभी तो 1 बना। तो फिर सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, मान लो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 1 AMU ना, 1 AMU इज द मास, यहां लिखो, it is defined as mass of 1/12 mass of कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, ये इसकी क्या बनी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द मास, है ना, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ क्या होगा, कार्बन 12 क्या होगा, मान लो आइसोटोप होगा। जब कार्बन 12 का मतलब 12वां हिस्सा निकालेंगे, उसी मास को हम क्या कहते हैं, मान लो 1 एटॉमिक मास या यूनिफाइड क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो सर मुझे समझ आ गया कि एक्चुअल में 1 AMU किसके बराबर है, 1 AMU वो किसके बराबर है, 1/12 इंटू क्या होगा, मास ऑफ क्या होगा, कार्बन 12 क्या होगा, आइसोटोप होगा, है ना। तो ये मान लो क्या है, एक्चुअल में उन्होंने इसे डिफाइन किया और इसके विद रिस्पेक्ट टू सारे मास क्या किए, कैलकुलेट किए। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, उसको उतार लो जल्दी जल्दी, फिर इसके आगे क्या करें, बात करें।
चलो आपने उतार ही लिया होगा, तो यहां से एक बात और लिखनी है। तो मान लो 1 AMU किसके बराबर होता है, मान लो 1 AMU की अगर वैल्यू निकाली जाए ग्राम्स में निकाली जाए वो किसके बराबर आती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 क्या आती है, ग्राम आती है। तो सर आप तो बोल रहे थे कि भाई उस वक्त मान लो इनकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकें, बट यहाँ पे तो आप 1 AMU की कुछ वैल्यू लिख रहे हो, देखो ग्राम में लिख रहे हो, तो इसका मतलब इसे किसी ना किसी तरीके से मेजर तो किया होगा। तो एक्चुअल में उस वक्त मेजर नहीं किया था, मतलब अब एक टेक्निक आ चुकी है, मतलब उसके कुछ टाइम बाद एक टेक्निक आई जिसे मास स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से सभी का मास क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया। क्या बोलो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। उस वक्त मान लो हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी जब जैसे मतलब जिससे हम एक एटम का मास क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके, बट आज मतलब आज की डेट में या उसके बाद एक टेक्निक आई जिसे मास स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, उससे सारे मासेस का मतलब सारे सिंगल एटम का मास क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है सर, मुझे पता चल गया कि 1 AMU एक्चुअल में ये किससे मास कैलकुलेट किया होगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोप से क्या किया होगा, कैलकुलेट किया होगा। तो डायरेक्टली सर ये कैलकुलेट किया होगा, एक्चुअल में डायरेक्टली ये कैलकुलेट नहीं किया गया। सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोस्कोप से उन्होंने किसका मास कैलकुलेट किया, कार्बन 12 का मास कैलकुलेट किया। तो सर मुझे पता है मतलब कार्बन 12 का मास उस वक्त मास स्पेक्ट्रोस्कोप से कितना आया, मास स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से इसका मास आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आया। तो मान लो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोप से निकल गया, तो मुझे पता है सर 1 AMU जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/12 इंटू क्या होता है 1.99 इंटू क्या होता है 10⁻⁻23। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो आंसर आपका इतना ही आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो एक्चुअल में वो कहां से कैलकुलेट किया, पहले उन्होंने कार्बन 12 का मास कैलकुलेट किया मास स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से, फिर उसके बाद वहां से क्या निकाल लिया, AMU का मास। सर ग्राम में इतना होता है, किलोग्राम में क्या होता है, मान लो -3 ऐड हो जाता है तो कितना हो जाता है, -27 उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। सर मुझे क्लियर हो गया कि भाई क्या मतलब AMU होता है, तो कैसे इसको क्या किया गया, डिफाइन किया गया। अब आपके दिमाग में एक चीज तो सेट होगी एक्चुअल में जो एटम का मास उस वक्त जो कैलकुलेट किया गया सभी एटम का मास, उसको किसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किया गया था, AMU के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किया गया था। तो AMU क्या होता है ये बात भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो चलो अब डिफाइन करते हैं सभी एटम का मास कैसे हम क्या करते थे, कैलकुलेट, मतलब हम नहीं उस वक्त वाले साइंटिस्ट जो होते थे वो कैसे क्या करते थे, कैलकुलेट किया था उन्होंने AMU के विद रिस्पेक्ट टू, उसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसे उतार लो जल्दी जल्दी, फिर अगली बात करें। चलो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अगली बात करते हैं कि भाई सर हमें पता चल गया कि अब AMU के विद रिस्पेक्ट टू ही सभी मास क्या किए गए, मतलब सभी एटम के मास, एक एटम का मास कैलकुलेट किया गया। तो वो कैसे, कौन कौन सी डेफिनेशन होती है, अब उसके बारे में सर थोड़ा थोड़ा पढ़ा दो। तो चलो पहली डेफिनेशन होती है रिलेटिव एटॉमिक क्या होता है, मास होता है। ठीक है, मतलब एक एटम का मास। रिलेटिव वर्ड आपको शायद पता ही हो कि रिलेटिव वर्ड सर किसके लिए यूज किया जाता है, कंपैरिजन। जब किसी का मतलब मास, जब किसी का कंपैरिजन किसी के विद रिस्पेक्ट टू किसी चीज की वैल्यू हम निकालें उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सभी एटम का, एक सिंगल एटम का मास किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाला गया, AMU के विद रिस्पेक्ट टू निकाला गया। तो चलो उसकी बात करते हैं कि क्या डेफिनेशन हो गई, तो लिख लो, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू AMU, 1 AMU। ठीक है, तो ये रिलेटिव एटॉमिक क्या होता है, मास होता है। क्या डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द क्या होगा, मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू क्या होगा, 1 AMU होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या डिफाइन किया गया कि जब हम किसी एलिमेंट का मास ले किसके विद रिस्पेक्ट टू, AMU के विद रिस्पेक्ट टू, तो जो मास निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो चलो लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, रिलेटिव एटॉमिक क्या हो गया आपका, मास हो गया। तो सर किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिखो मास ऑफ क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, है ना, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या हो गया,
1 AMU हो गया, और 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू इसका मास जो होगा उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो सर ये कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना, एवोगाड्रो लॉ के विद रिस्पेक्ट टू ये सारी चीजें क्या की जाती हैं, डिफाइन। तो कैसे की जाती है सर बता दो। मान लो यहाँ पे कार्बन 12 ले लो, है ना, कार्बन 12 AMU एक्चुअल में क्या है, कार्बन 12 के 12 हिस्से तो करने हैं, कार्बन 12 का 10 लीटर वॉल्यूम ले लो। यहाँ पे मान लो कि भाई किसका, मान लो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी 10 लीटर वॉल्यूम ले लो। तो सर अभी आपने एवोगाड्रो लॉ पढ़ाया कि जब दोनों का वॉल्यूम सेम हो और दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या हो, सेम हो, तो मुझे पता है सर कि जब प्रेशर और टेम्परेचर सेम और वॉल्यूम भी सेम तो इनके नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ एटम सेम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल सेम। तो वहां से जब इसका टोटल मास निकालेंगे, मतलब वेइंग मशीन से उस वक्त साइंटिस्ट निकाल सकते थे, बारी बारी चीजों का मास निकाल सकते थे, इसका टोटल मास निकालेंगे और इसका टोटल मास निकालेंगे, तो वहां से जब इनकी रेशो करेंगे वहां से एक एटम की क्या आ जाएगी, रेशो, मास की रेशो आ जाएगी। तो वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो मान लो कि भाई उन्होंने इसका मास निकाला ना, कार्बन 12 का मास निकाला, तो सर कार्बन 12 का मास जो भी आया होगा, मान लो x आया, तो मुझे पता है सर कार्बन 12 के मास x को उन्होंने क्या किया, 1 AMU कहा था। 1 AMU किसे कहा था कि अगर कार्बन 12 का मास x आया होगा और उसे 12 से क्या कर दिया होगा, डिवाइड कर दिया होगा ना। ये 10 लीटर के कार्बन 12 का मास अगर x आया होगा, वो तो कार्बन 12 का मास आया। AMU किसे कहा था कि इसको 12 से डिवाइड करो, वो मास को हम क्या कहेंगे, AMU कहेंगे। तो फिर सिंपल सी बात है सर, मान लो 12 मतलब x नहीं मानते, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मान लो इसका मास क्या आया होगा, 12 आया होगा, 12 किलोग्राम आया होगा ना। मान लो इसका मास कितना होगा, आया होगा उस वक्त 10 लीटर का 12 किलोग्राम आया होगा, तो उसको किसके साथ डिवाइड करना है, 12 से। तो 12 से डिवाइड करेंगे सर 1 किलोग्राम। एक्चुअल में ये किसका मास आ गया सर, 1 AMU का क्या आ गया, मास आ गया। 1 AMU का मास इतना आया। तो यहाँ पे मान लो उस वक्त अगर ऑक्सीजन का मास मतलब 10 लीटर का मास कैलकुलेट किया होगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू मान लो वो कितना आया होगा, 16 किलोग्राम आया होगा। ठीक है, मैं वैसे अजम्पशन ले रहा हूं, मुझे कैसे पता कि ऐसा आया होगा, यहां से ये बातें समझ आती हैं कैसे, वो मैं समझाता हूं। ठीक है, मान लो कार्बन का मास 10 लीटर का 12 ग्राम आया, उसका 12 हिस्सा किया, तो इसका मतलब 1 AMU का मास कितना बन गया, 1 किलोग्राम। कितने हिस्से का, 10 लीटर हिस्से का 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे पता है मुझे सर, वो ऑक्सीजन का 10 लीटर का भी कुछ ना कुछ मास आया होगा। मान लिया मैंने क्या आया, 16 ग्राम, तो 16 किलोग्राम आया। तो मुझे पता है सर ये टोटल मास है ना, टोटल मास है किसका, मान लो 10 लीटर सोल्यूशन का, ये भी टोटल मास है 10 लीटर सोल्यूशन का। अभी आपने एवोगाड्रो लॉ पढ़ाया, एवोगाड्रो में आपने बताया था कि जब भी टोटल मास हम करें ना, टोटल मास ऑफ 10 लीटर करें, मान लो किसका, मान लो इसका है ना 10 लीटर का, मतलब 1 AMU के 10 लीटर का टोटल मास करें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ क्या करेंगे, मान लो ऑक्सीजन करेंगे, इन दोनों की रेशो निकालेंगे। तो मुझे पता है सर इन दोनों की रेशो मान लो कितनी आई, यहाँ पे कितनी आई, 1 किलोग्राम, 1 डिवाइड बाई कितनी आ गई, 16 किलोग्राम। ठीक है, तो एक्चुअल में सर आपने बताया था कि ये रेशो जो आती है वो 1 एटम या 1 AMU है ना, 1 AMU की अपॉन क्या होगा, 1 ऑक्सीजन एटम की क्या होगी, आपकी रेशो होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में इसे काटा होगा तो इनकी रेशो कितनी बनी होगी, 1:16। इसका मतलब क्या कि 1 AMU अगर 1 है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो किसका, ऑक्सीजन का एटम होगा, उसका मास कितना होगा, मतलब मास नहीं, मतलब 1 के विद रिस्पेक्ट टू वो कितने गुना भारी होगा, 16 गुना क्या होगा, भारी होगा। ठीक है, तो यहां से ये बात समझ आती है, मतलब ये एवोगाड्रो लॉ से निकाला गया कि 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू जो बाकी मान लो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन माना, ऑक्सीजन उस टाइम पे 16 टाइम्स क्या है आपका भारी आया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो सल्फर रखा जाता तो 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू सल्फर कितना आता, 32 टाइम्स ज्यादा आता। क्यों आता, क्योंकि 32 गुना ज्यादा भारी होता है 1 AMU जैसे सल्फर। ठीक है, तो अगर सोडियम रखा जाता तो सोडियम कितना आता, सोडियम मान लो 23, 1 बटा क्या आता 23, इसका मतलब 1 AMU से वो कितना भारी है, 23 गुना क्या है, ज्यादा क्या है, भारी है। तो सर मुझे पता चल गया कि भाई रेशो अगर 1 AMU को मैं U लिखता हूं तो फिर सिंपल सी बात है, अगर ये 1 U होगा तो ये कितने U होगा, 16 U होगा। तो ऐसे ही सभी का मास उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया, ऐसे ही सभी का मास है, टोटल मास ऑफ AMU ऑक्सीजन किया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन थ्रू ना सल्फर भी तो रख सकते थे, अगर सल्फर रखते तो फिर इन दोनों की रेशो कितनी आनी थी ना, इसकी जगह पर सल्फर रखते, इन दोनों की रेशो आनी थी 1:32 अगर सल्फर होता। तो अगर मान लो क्या होता, मान लो सोडियम होता तो सोडियम की रेशो आनी थी 1:23। इसका मतलब 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू सोडियम
सोडियम जो है वो 23 गुना ज्यादा भारी है, 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू सल्फर जो है वो 32 टाइम्स ज्यादा भारी है, 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू जो ऑक्सीजन है वो 16 टाइम्स क्या है ज्यादा भारी। ये कहां से पता चला? एवोगाड्रो लॉ से क्या लग गया? पता लग गया। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। इसका मतलब आपने 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू सभी का मास क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे आते हैं अब रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास सर मुझे पता है कि भाई क्या होता था, मान लो मास ऑफ एलिमेंट। चलो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो अभी आपने बताया कि जब 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू इसका मास निकाला गया वो कितना आया? 16U। तो इसका मास कितना होता है सर? 1U होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना बना? रिलेटिव एटॉमिक मास वो कितना बना? U से U कैंसल, इसका मतलब 16 बना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट 1 AMU से कितने टाइम्स ज्यादा भारी है, उसको ही हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसका मतलब जो अगर 16 आया तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो होगा वो 1 AMU से क्या होगा? 16 गुना ज्यादा क्या होगा? भारी होगा। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पर मैंने ना ये ऑक्सीजन का निकाला है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने निकाला होता, मान लो सल्फर का निकाला होता, तो सर मुझे पता है यहाँ पर 32U आया होना था, उसके विद रिस्पेक्ट टू उसका कितना मास आया होना था? 32U। यहाँ पे 1U आया होना था, ये घट जाना था, तो यहाँ पे कितना आ जाना था? 32। तो इसका मतलब अगर सल्फर की बात करें, और सल्फर जो होता है वो 32 गुना ज्यादा भारी होता है एज कंपेयर टू क्या होगा? आपका 1 AMU होगा। ठीक है, तो ये ऐसे मान लो सभी मास क्या किए गए? कैलकुलेट किए गए रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहां से आपसे पूछा जाए कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास के कोई यूनिट होंगे, तो सर मुझे पता है कि अगर ये भी 16U होगा तो ये भी U होगा, यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास के कोई भी यूनिट नहीं होते, नो यूनिट, कोई भी ऐसे यूनिट नहीं है जो रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास सिंपल एक नंबर है जो बताता है कि भाई कोई चीज 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू कितने ज्यादा क्या है? भारी है, कितनी क्या है? हैवी है। ठीक है, तो उतार दो जल्दी जल्दी इसको, फिर अगली बात करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा रिलेटिव एटॉमिक मास भी, तो चलो अगली बात करते हैं कि सर इसके बाद कौन सी डेफिनेशन है? रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद एक और डेफिनेशन है, फिर उसकी बात करते हैं। ग्राम एटॉमिक क्या है? मास। ठीक है, तो इसे डिफाइन कर लेते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है सर? कि भाई मास एक्सप्रेस्ड है ना, मास ऑफ एटम, ऐसे लिख लो, मास ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड इन क्या होगा? एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का बार कितना आया था? 16U आया था। एक एटम ऑफ सल्फर का बार कितना आया था? 32U। एक एटम ऑफ मान लो किसका? सोडियम का बार कितना आया सर? मान लो 23U आया था। ये किसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किया गया? 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू। तो यहां से क्लियर हो गया। तो अगर इसे मैं ग्राम में लिख दूं, है ना, इसको मैं 16 ग्राम लिख दूं, इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं या सिंपल ग्राम एटम भी कहते हैं, और ग्राम एटम। ठीक है, ये दोनों वर्ड याद रखने हैं, मोल कंसेप्ट में ये वर्ड यूज होंगे। मतलब जब किसी एक एटम के मास को ग्राम में लिख दिया जाता है उसे ग्राम एटॉमिक मास या सिंपल क्या कहते हैं? ग्राम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? रिलेटिव ही होगा, क्योंकि सभी चीजें किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन की गई उस वक्त? मान लो 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू क्या की गई? डिफाइन, उसके विद रिस्पेक्ट टू सभी का मास क्या किया गया? कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो चलो यहां से भी निकाल लेते हैं। अगली डेफिनेशन है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिफाइन कर लेते हैं ना। रिलेटिव मॉलिक्यूलर क्या होगा? मास होगा। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो मुझे सर आप बोलते रहे हो कि 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू है, तो यहाँ पे लिख लो, इट इज डिफाइंड एज क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ क्या होगा? वहां पे एटम था, रिलेटिव एटम था, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल हो जाएगा। डिफाइंड एज द मास ऑफ मॉलिक्यूल, मान लो एज कंपेयर टू क्या होगा? 1 AMU होगा, है ना। 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू मान लो किसी मॉलिक्यूल का कितना वेट होता है, कितना मास होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रिलेटिव मॉलिक्यूलर क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है, तो सर लिख सकते हैं, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होगा, है ना, RMM क्या होगा? मास ऑफ क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय क्या होगा? क्या? AMU होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से हम वेट निकाल सकते हैं। पहले हम मालूम मॉलिक्यूल बात कर लेते हैं, CO2। अगर CO2 कंसीडर करें तो CO2 का वेट और 1 AMU का मतलब कुछ
ज्यादा ज्यादा हिस्से का ना, 10 लीटर का 10 लीटर का वेट निकालें और दोनों को डिवाइड करें, वहां से एक एटम ऑफ AMU और एक एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक एटम नहीं एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आ जाएगा, दोनों की रेशो आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कि एक AMU के विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड का कितना क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, तो वे समझ सकते हैं। तो जब इसके विद रिस्पेक्ट टू इसे कैलकुलेट किया गया उस तरीके से जो मैंने समझाया, तो यहाँ पे वेट कितना आया 44U, तो यहाँ पे कितना आया U आया, U के U कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो आया कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना आया, तो इसका मतलब सर अभी आपने समझाया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 44 टाइम्स ज्यादा हैवी होती है एज कंपेयर टू क्या होता है 1 AMU होता है। ठीक है, तो यहां से सभी का मास ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये बात तो समझ आ रही है कि जब भी एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास लिखना है वो किस में लिखते हैं सर, मान लो U में लिखते हैं, यूनिफाइड मास, या AMU में लिखते हैं। तो इसका कितना आया 44U, अगर यहाँ पे मीथेन होता तो मीथेन का कितना आना था, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हम है ना, कैलकुलेट कैसे, एक AMU के विद रिस्पेक्ट टू इसका मास निकालते तो ये कितना आना था 16 क्या आना था, U आना था। ऐसे सभी मतलब एक एक चीज का मास जो होता है वो U में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट। तो कैसे निकाला गया, AMU के विद रिस्पेक्ट टू उसे क्या किया गया, फाइंड किया गया। ठीक है, तो ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो उसके बाद सर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ाया था, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ा दिया है, तो अब क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा, तो उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके बाद आपकी अगली डेफिनेशन है ग्राम मॉलिक्यूलर क्या है, मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो बोलो मास है ना, मास ऑफ क्या होगा, मॉलिक्यूल इन ग्राम, मास ऑफ मॉलिक्यूल इन क्या होगा, ग्राम, उसे हम क्या कहते हैं, इन ग्राम, या एक्सप्रेस्ड इन ग्राम लिख लो, मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन क्या होगा, ग्राम, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर क्या कहते हैं, मास कहते हैं। जैसे मैंने एक CO2, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास लिखा, वो कितना आया था, मान लो 44 क्या आया था U, अगर मैं इसे ग्राम में लिख दूं, है ना, ग्राम में लिखूं, तो यहाँ पे क्या होगा 44 ग्राम, इसे हम क्या कहेंगे, मान लो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कार्ड, इसे हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसे क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखनी है, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा हो या ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, ये दोनों वर्ड क्या है, सेम है, इसे हम सेम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये आपकी क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपल मान लो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को मैंने क्या कर दिया, डिफाइन। तो सर मॉलिक्यूलर मास की कोई और डेफिनेशन भी होती है, तो ये भी तो होती है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मॉलिक्यूलर मास हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब इसको छोड़ दो थोड़ा सा, मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं सर, CH4, मुझे पता है कि एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होता है सर 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है, एक एटम का मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, 12 प्लस 4, इसका मतलब 16 आपका क्या आया, मॉलिक्यूलर मास आया किसका, मालूम मीथेन, इसे क्या कहते हो सर, मीथेन कहते हो। तो ध्यान से देखो कि भाई क्या किया एक्चुअल में, मैं जितने भी एटम है उन सभी के मास को प्लस किया, तो तभी तो क्या निकला, मॉलिक्यूलर मास निकला। तो इसकी एक और डेफिनेशन होती है, यहाँ पे लिख लो कि भाई सम ऑफ क्या होगा, मासेस ऑफ क्या हो गया, all the atom, sum of masses of all the atom present इन क्या होगा आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसे भी क्या कहते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर क्या कहते हैं, मास कहते हैं। अगर आपको सिंपल मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। देखो सभी एटम का मास को मैंने प्लस किया, तभी आपका क्या बना, मॉलिक्यूलर मास, इसे हम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब आपको वर्ड समझ आया होगा, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, या सिंपल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है ना, या सिंपल एटॉमिक मास डिफाइन करना हो तो एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ क्या होगा, वन एटम, है ना, मास ऑफ वन एटम, उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक क्या कहेंगे, मास। तो ये मतलब मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है, और बाकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो ये यहाँ से ये क्लियर हो गया। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और है, फिर उसको डिफाइन करते हैं, फिर वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपने उतार ही लिया होगा। अब इसके बाद अगली डेफिनेशन एक और है, फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, मास होता है। ठीक है, अगली एक और डेफिनेशन है, वो भी लिख लो जल्दी जल्दी। फिर मान लो क्या है कि भाई आपके मास क्या हो गए, डिफाइन हो गए।
फॉर्मूला यूनिट मास, तो सर ये क्या होता है, कुछ अलग होता है, ये भी एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मास ही होता है। ठीक है, तो फिर अलग क्या होता है, एक्चुअल में ये किसके लिए यूज किया जाता है, आयनी कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो आयनी कंपाउंड सर अलग होते हैं, हाँ उसमें अलग होता है, उसमें जब उसको स्टडी किया जाता है वो आयन की फॉर्म में सब्सटेंस क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड को स्टडी किया जाता है, यहाँ पे क्या होते हैं, मान लो ऐसे, मान लो लैटिस बने होते हैं, लैटिस मतलब एक मतलब एग्जैक्ट पैटर्न बना होता है ना, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एटम जो होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, मान लो एक एग्जैक्ट पैटर्न होता है, वो पैटर्न में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का क्या कहते हैं, फॉर्मूला। तो आप देख लो यहां से जैसे ऐसे, ठीक है, यहां पे क्या होगा, ठीक है, यहां से ऑब्जर्व करो, मतलब अगर जब सोडियम क्लोराइड को ऑब्जर्व किया जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, Na पॉजिटिव अलग होता है, क्लोरीन अलग होता है, और एक एग्जैक्ट पैटर्न सा बना होता है, उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। और फॉर्मूला यूनिट किसे कहते हैं, अगर मतलब जितने, जब एक लैटिस को उठाएं उसमें जितने सोडियम होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, क्लोरीन। ठीक है, मतलब अगर गिनेंगे, अगर सोडियम और क्लोरीन एक, इसे क्या कहते हैं, लैटिस भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लैटिस भी कहते हैं, या स्पेस लैटिस भी कहते हैं। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट प्लस 2 में पढ़ना था आपने, बट वो चैप्टर भी डिलीट हो चुका है, चलो कोई बात नहीं। बट इसे क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं या स्पेस लैटिस कहते हैं। और स्पेस लैटिस में सोडियम और क्लोरीन अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो जब इसको हम समझते हैं तो इसमें जितने सोडियम होते हैं उतने क्लोरीन होते हैं, तो हमने क्या किया कि भाई इसका एक यूनिट क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो जब एक यूनिट बाहर निकालेंगे तो एक सोडियम और एक क्लोरीन, तो इन दोनों के मास को प्लस करेंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो डेफिनेशन, क्या होगा, सम ऑफ, क्या होगा, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम, या आयंस भी कह सकते हो, ऑल द आयंस प्रेजेंट इन क्या, फॉर्मूला यूनिट, प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, मास होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूनिट मास की डेफिनेशन है कि जब हम स्पेस लैटिस में एक फॉर्मूला बाहर निकालें और उसके जो भी आयंस है उसके मास को क्या करें, प्लस करें, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट क्या कहते हैं, मास कहते हैं। जैसे मुझे पता है सर सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो इन्हें ऐड करेंगे तो 58 पॉइंट क्या हो गया 5। तो ये आपका क्या बन गया, मान लो क्या बन गया, एक फॉर्मूला यूनिट मास बन गया। तो सर एक्चुअल में ये सभी किसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किए गए उस वक्त, मान लो 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका मतलब इसका मास क्या होगा, एक मान लो फॉर्मूला यूनिट का मास क्या होगा, 58 पॉइंट क्या होगा, U होगा। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट होगा कि भाई ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास होगा, है ना, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि भाई फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन, फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन क्या होगा, ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन क्या होगा, ग्राम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्या, ग्राम फॉर्मूला यूनिट क्या कहेंगे, मास कहेंगे, ग्राम फॉर्मूला यूनिट क्या कहेंगे, मास कहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट डेफिनेशन थी कि भाई जब भी कभी मान लो जो फॉर्मूला यूनिट मास है वो एक यूनिट का है ना, एक स्पेस लैटिस के यूनिट का मास है, तो उसका मास U में होगा। अगर इसे हम ग्राम में रिप्रेजेंट करने, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम फॉर्मूला यूनिट क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, तो इसका मास कितना हो गया 58.5 ग्राम, इसे हम क्या कहते हैं, ग्राम फॉर्मूला क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये सारी डेफिनेशन क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा एक्चुअल में, मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जितनी भी क्वांटिटी उस टाइम पे डिफाइन थे उन सभी का मास हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किया, 1 AMU के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किया। कहां से, एवोगैड्रो जो लॉ था वहां से सभी का मास डिवाइड करके वहां से एक एक एटम के मास का किया गया, कंपैरिजन किया गया। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो थी, तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।